नमस्कार प्रिय शिक्षकों। विज्ञान शिक्षण के ऑनलाइन टीचिंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान भारती 3 के अध्याय कार्बन और उसके यौगिक को कक्षा में प्रभावी रूप से कैसे पढ़ाया जाए, इस प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में निम्नलिखित सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं होंगी, जिसमें शिक्षक बच्चों को कार्बन और उसके यौगिकों व उनकी उपयोगिता को पीपीटी या चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। शिक्षक बच्चों को कोयला और पेंसिल की लेड का उदाहरण देते हुए कार्बन के अपरूपों के विषय में तथा चर्चा परिचर्चा द्वारा ईंधन के स्रोतों, दहन की प्रक्रिया एवं ईंधन दहन के कारण पर्यावरण पर प्रभाव समझाएंगे। इस अध्याय के अंत तक विद्यार्थी कार्बन की आवश्यकता को उदाहरण सहित स्पष्ट कर लेंगे एवं कार्बन और उसके अपरूपों के नाम बता लेंगे। इस पाठ के शिक्षण हेतु सामान्य कक्षोपयोगी शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। अब शिक्षण आरंभ करते समय शिक्षक बच्चों को दैनिक जीवन के उदाहरणों से विषय से जोड़ सकते हैं। बच्चों से पूछा जा सकता है कि पेंसिल से लिखने पर जो काला निशान बनता है या लकड़ी के जलने पर जो काला पदार्थ बचता है वो क्या हो सकता है। इसके माध्यम से समझाया जा सकता है कि ये सभी कार्बन के ही विभिन्न रूप हैं। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में बहुत व्यापक रूप से पाया जाता है और सभी जीवों के शरीर में किसी न किसी रूप में उपस्थित रहता है। शिक्षक ये भी उल्लेख कर सकते हैं कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त अनेक वस्तुएं जैसे कागज, कपड़े, ईंधन, तेल, ये सब कार्बन युक्त यौगिकों से बने हैं। जैसा कि इन चित्रों में दर्शाया गया है कि पेंसिल की लेड में जो ग्रेफाइट होता है और हीरा, ये इन दोनों में कार्बन मौजूद होता है। जीवन के उदाहरणों से कार्बन की उपस्थिति समझाने के बाद अब इस तालिका की सहायता से उसके विभिन्न रूपों और यौगिकों को व्यवस्थित रूप से दिखाया जा सकता है। चूना पत्थर, खाने का सोडा और धवन सोडा जैसे सामान्य पदार्थों में भी कार्बन अलग अलग रासायनिक यौगिकों में के रूप में पाया जाता है और वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन का ही एक रूप है। इस तालिका में पदार्थ के नाम, उनके रासायनिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। विभिन्न पदार्थों में कार्बन की उपस्थिति देखने के बाद अब यह समझाना भी आवश्यक है कि यही कार्बन यौगिक हमारे ईंधन, भोजन और सजीव जगत की संरचना में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल या प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों में कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाता है, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद ध्यान भोजन की ओर दिलाया जा सकता है और बताया जा सकता है कि हम जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ग्रहण करते हैं वो भी कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जो शरीर को ऊर्जा और उसकी संरचना प्रदान करते हैं। सजीव जगत की संरचना में भी कार्बन का केंद्रीय स्थान है, परंतु केवल सजीवों में ही नहीं बल्कि कई निर्जीव पदार्थों में भी कार्बन विभिन्न यौगिकों के रूप में उपस्थित होता है, जिसके बारे में आगे विस्तार से बताया जाएगा। कार्बन के विभिन्न यौगिकों को समझने के बाद अब उसके मुक्त रूपों की ओर बढ़ा जा सकता है, जहां कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है और जिन्हें कार्बन के अपरूप कहा जाता है। कोयला, काजल, ग्रेफाइट और हीरा, ये सभी कार्बन के ही अलग अलग रूप हैं। इन सभी रूपों के रासायनिक गुण तो लगभग समान होते हैं, परंतु इनके भौतिक गुण अलग अलग दिखाई देते हैं। इनके गुणों में विभिन्नता कार्बन परमाणुओं की व्यवस्थिता में भिन्नता के कारण होती है। शिक्षक यहाँ ये स्पष्ट कर सकते हैं कि हीरा अत्यंत कठोर और चमकदार होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है और पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। कार्बन को मुक्त रूप के आधार पर मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जैसे ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन। अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते, जैसे चारकोल, काजल, कोक और कार्बन गैस। इस चरण में
कार्बन के अक्रिस्टलीय रूपों को थोड़ा विस्तार से समझेंगे और उनके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि बताया जा चुका है, कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप में परमाणुओं की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। उदाहरण के रूप में कोयला, लकड़ी का कोयला और काजल का उल्लेख किया जा सकता है। लकड़ी का कोयला लकड़ी को सीमित ऑक्सीजन में जलाने से प्राप्त होता है और इसका उपयोग ईंधन तथा जल शोधन में किया जाता है। इसी प्रकार जंतु चारकोल हड्डियों से बनाया जाता है और उद्योगों में उपयोगी होता है। इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में तथा फास्फोरस के यौगिक बनाने में किया जाता है। अब आते हैं शुगर चारकोल या चीनी पर, जिसे सांद्र गंधक के अम्ल की क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें अंततः कार्बन शेष रह जाता है और जल अवशोषित हो जाता है। जैसा कि इस सूत्र में दिखाया गया है, चीनी कार्बन और जल में परिवर्तित हो जाती है। फिर लैंप ब्लैक या कालिक का उदाहरण देते हुए समझाया जा सकता है कि जब दीपक या मोम सीमित वायु में जलता है तो उससे कालिक प्राप्त होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। उदाहरण देकर बताया जा सकता है कि स्याही, पॉलिश तथा रबड़ जैसे उत्पादों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे विद्यार्थियों को इनके दैनिक जीवन में उपयोग का भी बोध हो सके। अब कार्बन के क्रिस्टलीय रूपों की ओर ले जा सकते हैं और ग्रेफाइट का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु परतों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और प्रत्येक परत में षष्ठकोणीय संरचना बनती है, जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं कि ये परतों में मौजूद है। परतों के बीच आकर्षण बल कम होने के कारण ये परतें आसानी से एक दूसरे पर फिसलती हैं, इसलिए ग्रेफाइट मुलायम होता है और पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने जैसे कार्यों में भी किया जाता है। ग्रेफाइट का गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस होता है और भारत में ये बिहार, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। अब हीरे का उदाहरण देते हुए समझाया जा सकता है कि इसमें कार्बन परमाणु चारों ओर से मजबूती से जुड़े होते हैं, जैसा इस चित्र में देख सकते हैं, जिससे इसकी संरचना अत्यंत कठोर बनती है और यही कारण है कि हीरा बहुत मजबूत और चमकदार होता है। इसका प्रयोग कांच काटने तथा धातुओं में छेद करने के लिए किया जाता है। यहाँ ये भी जरूर बताया जा सकता है कि हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है और भारत में बहुत कम मात्रा में सतना, बांदा तथा गोलकोंडा में ये पाया जाता है। इसके बाद फुलरीन के बारे में संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है कि यह भी कार्बन का एक विशेष क्रिस्टलीय रूप है, जिसमें कार्बन परमाणु मिलकर गोलाकार संरचना बनाते हैं, जैसे फुटबॉल का आकार जो इस चित्र में दिखाया गया है। और ये C60 अणु जो कार्बन के 60 परमाणुओं द्वारा बना होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को समझाया जा सकता है कि एक ही तत्व कार्बन परमाणुओं की अलग अलग व्यवस्था के कारण भिन्न भिन्न गुणों वाले क्रिस्टलीय रूप में बना रहता है। अब अध्यापक विद्यार्थियों को रसायन विज्ञान के एक नए पहलू की ओर ले जा सकते हैं, ये बताकर कि प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने पदार्थों को उनके स्रोत के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया था। पहला कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और दूसरा अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक। यानी जो पदार्थ जंतु और वनस्पति से प्राप्त होते थे उन्हें कार्बनिक माना गया, जबकि खनिज और चट्टानों जैसे निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को अकार्बनिक कहा गया। फिर आते हैं कार्बनिक रसायन की शुरुआत का परिचय देते हुए यह बताया जा सकता है कि सन 1828 में वोहलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि कार्बन यौगिक केवल जीवधारियों से ही नहीं बल्कि प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं। उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। इसके बाद यह स्थापित किया गया कि जिन यौगिकों में कार्बन उपस्थित होता है वे सामान्यतः कार्बन यौगिक कहलाते हैं
और यही कार्बनिक रसायन के अध्ययन का आधार भी बनते हैं। अब हाइड्रोकार्बन पर चर्चा की जा सकती है, पर उससे पहले ये एक बार दोहरा दें कि कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बन यौगिक तथा कार्बन रहित यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक नाम देकर वर्गीकरण किया गया था। अब शिक्षक ये समझा सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। मीथेन, एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन इसी श्रेणी में आते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध होते हैं और कार्बन की सभी संयोजकताएं पूर्ण होती हैं, जैसे मीथेन और एथेन। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, जैसे एथिलीन और एसिटिलीन। इस प्रकार विद्यार्थियों को हाइड्रोकार्बन की मूल अवधारणा स्पष्ट की जा सकती है और आगे मीथेन जैसे सरल हाइड्रोकार्बन की ओर बढ़ा जा सकता है। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। मीथेन प्राकृतिक गैस तथा तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त दलदली क्षेत्रों में पौधों और जैव पदार्थों के सड़ने से भी मीथेन गैस उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मार्श गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस और वायु का मिश्रण बहुत ज्वलनशील होता है और प्रज्वलित होने पर विस्फोट कर सकता है। कोयले खानों में होने वाले विस्फोट का एक कारण यह गैस भी होती है। अब आते हैं ईंधन के स्रोत पर। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग किया जाता है और इनके स्रोत भी अलग अलग होते हैं। कुछ ईंधन जैव द्रव्यमान जैसे लकड़ी या गोबर से प्राप्त होते हैं, जबकि कुछ कच्चे तेल और कोयले जैसे प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं। दैनिक जीवन में प्रयुक्त घरेलू ईंधन, उद्योगों में प्रयुक्त औद्योगिक ईंधन तथा वाहनों और रॉकेटों में प्रयुक्त ईंधन, ये सभी अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके बाद अध्यापक विद्यार्थियों को ये समझाने की ओर ले जा सकते हैं कि पेट्रोलियम हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के नीचे ये पाया जाता है, इसलिए इसे खनिज तेल भी कहते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे अनेक ईंधन और अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन और उद्योगों में व्यापक रूप से काम आते हैं। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि पेट्रोलियम को उसकी उपयोगिता और महत्व के कारण द्रव सोना या लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। लेकिन पेट्रोलियम सीधे उपयोग में नहीं आता, बल्कि उसका शोधन किया जाता है। ये विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है और इसे तेल शोधन कारखानों, जो इस चित्र में दर्शाया गया है, में शुद्ध किया जाता है। इसे गर्म करके अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है और इस प्रक्रिया को प्रभाजी आसवन कहते हैं, जिसमें अलग अलग तापमान पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम, ईथर, प्राकृतिक गैस और अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। यहाँ यह भी बताया जा सकता है कि अवयवों का उपयोग मुख्यतः ईंधन के रूप में किया जाता है, जो हमारे दैनिक जीवन और उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर इस तालिका को दिखाते हुए अध्यापक विद्यार्थियों को ये समझा सकते हैं कि पेट्रोलियम के शोधन के बाद उससे अलग अलग तापमान पर विभिन्न अवयव प्राप्त होते हैं। ऊपर के भागों से हल्के अवयव जैसे पेट्रोलियम गैस और पेट्रोल मिलता है, जबकि अधिक ताप पर केरोसिन और डीजल और पैराफिन जैसे भारी अवयव प्राप्त होते हैं। यहाँ ये रेखांकित किया जा सकता है कि पेट्रोलियम एक ही स्रोत होते हुए भी अनेक उपयोगी पदार्थ प्रदान करता है, जो तापमान के आधार पर अलग अलग प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों को पेट्रोलियम शोधन की प्रक्रिया और उसके उपयोगी उत्पादों का स्पष्ट ज्ञान कराया जा सकता है। इसके बाद आता है कोयला, जो एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है जिसमें मुख्यतः कार्बन पाया जाता है। कोयला अलग अलग प्रकार का होता है और इसमें कार्बन तथा नमी की मात्रा भिन्न भिन्न होती है।
कोयले से केवल ईंधन ही नहीं मिलता, बल्कि इससे कोल टार, कोक और कोल गैस जैसे अन्य उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग उद्योगों में और विभिन्न कार्यों में किया जाता है। अब शिक्षक दहन की मूल अवधारणा समझा सकते हैं कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो इस प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि कार्बन युक्त पदार्थ के जलने पर सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके बाद ज्वलन ताप की अवधारणा समझाते हुए यह बताया जा सकता है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है, वही उसका ज्वलन ताप कहलाता है। उदाहरण देकर समझाया जा सकता है कि विभिन्न पदार्थों का ज्वलन ताप अलग-अलग होता है और इसी के आधार पर उनके उपयोग निर्धारित होते हैं। अब ईंधन दहन के पर्यावरणीय प्रभाव पर बात की जा सकती है। जब ईंधन जलता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें वायुमंडल में मिलती हैं। इन गैसों के कारण आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे हिमनद पिघलने लगते हैं और समुद्र का स्तर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। अंत में विद्यार्थियों को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि ईंधन का सीमित और सावधानी पूर्वक उपयोग करना पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। इस प्रकार अध्याय का समापन ऊर्जा के विवेक पूर्वक उपयोग और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के संदेश के साथ किया जा सकता है। अध्याय के अंत में शिक्षक विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछकर उनकी समझ का आकलन कर सकते हैं। ये प्रश्न कक्षा में मौखिक चर्चा के रूप में भी रखे जा सकते हैं या लिखित अभ्यास या गृह कार्य के रूप में दिए जा सकते हैं, ताकि कार्बन, उसके यौगिकों और ईंधन से जुड़ी मुख्य अवधारणाएं विद्यार्थियों को स्पष्ट हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।